आज का हमारा डिस्कशन होगा CCT 2020 में जो मैथमेटिकल फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे हम उनका डिस्कशन करेंगे। CCT 2017 में मैथमेटिकल फिजिक्स से 12 क्वेश्चन आए थे, वो भी बहुत ही सिंपल थे, बट एक दो क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे, जैसे एक डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपको CCT 2020 JNU SCU जेस्ट वगैरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट में सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो एवरीवन, आप वहां जाके देख सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये किससे है? वेक्टर कैलकुलस से है। इफ f इज ए कांस्टेंट वेक्टर, अपने को एक f गिवन है, वो कांस्टेंट वेक्टर है। देन एंड r इज अ पोजीशन वेक्टर, r का एक पोजीशन वेक्टर है। देन अपने को क्या फाइंड करना है? इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। गुड, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये अपना जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें जो आइडेंटिटीज भी है, ये किसके इक्वल होगा? जब f कांस्टेंट वेक्टर होगा तो ये किसके, f जो कांस्टेंट वेक्टर है उसके ही इक्वल हो जाता है। बट हम प्रूफ देखते हैं कि कैसे होगा। तो f क्या है? कांस्टेंट वेक्टर। अब आप बोलोगे कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर तो है बट कांस्टेंट है। जैसे कि हम एग्जांपल ले, f को हम कांस्टेंट कैसे बोलेंगे? fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। कांस्टेंट कैसे है? जो यहाँ fx xy और fz है, इनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है इनका, न्यूमेरिकल। जैसे अगर इसको 4 लिया, ये 5 हुआ तो ये 6 हुआ। तो ऐसे अगर इसका इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो f क्या है? कांस्टेंट वेक्टर हुआ। ऐसा कांस्टेंट वेक्टर होता है जिसमें जो i कैप j कैप और k कैप के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट नंबर्स होती है। अब यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या होता है अपना? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब f और r वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में अपने को इसकी नीड है। तो f डॉट r वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? f x x प्लस f y y प्लस f z z। रिमेम्बर दिस कि f x f y और f z क्या है? कांस्टेंट नंबर्स हैं, कोई वेरिएबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन। अब दिस फंक्शन अपने को बताया, और ग्रेडियंट को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं ग्रेडियंट को। तो j कैप और डेल अपॉन डेल z। और यहाँ इसका वैल्यू क्या आया अपने पास? ये आया है। इसको यहाँ पुट करो तो क्या करेंगे? डेल y डेल x का इस यहाँ लिख ही देते हैं, f ऑफ x x प्लस f ऑफ y y प्लस f ऑफ z और z। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y और z का तो 0 हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो fs क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा i कैप f ऑफ x प्लस इसका j कैप के, j कैप से करेंगे j और k कैप f z। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ रहा है? ये अगेन जो हमने कांस्टेंट वेक्टर लिया था उसके इक्वल आ रहा है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? f वेक्टर के। तो ग्रेडियंट ऑफ f डॉट r वेक्टर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा f वेक्टर। तो ये आइडेंटिटीज भी आप इसको याद रख लो, क्योंकि जो BHU में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। और आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये f डॉट r वेक्टर, यहाँ r पोजीशन याद रखना, यहाँ r पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, और f कांस्टेंट वेक्टर है, तो ही इसका वैल्यू f वेक्टर इक्वल होगा। अगर एक आइडेंटिटीज ये भी है, अगर f कांस्टेंट वेक्टर है और r पोजीशन वेक्टर है तो ये किसके इक्वल आएगा? 2f ऑफ वेक्टर। यहाँ f क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है, आपको ये याद रखना है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। और हमने इसका प्रूफ देख लिया, और वैसे अगर आपको याद होता तो 1 सेकंड में हो जाता, इसका आंसर f वेक्टर हो जाता। याद रखना f क्या है? कांस्टेंट वेक्टर, और r पोजीशन वेक्टर है, तभी ही ये अपने पास f वेक्टर आएगा। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये भी अगेन अपना वेक्टर कैलकुलस से आया है। ये क्वेश्चन
CCT ने 2017 में पूछा है, 2020 का एंट्रेंस हुआ था उसमें आया हुआ है, और जैम में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैम 2017 में आया है, 2017, और ये क्वेश्चन CCT 2020 में भी आया था। हमने जब मैथमेटिकल फिजिक्स का सॉल्यूशन किया था तब आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है, इसमें इतना बड़ा गिवन है कि A क्रॉस B क्रॉस C अपने को फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, बच्चों वाला क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ हम ओपन करेंगे A क्रॉस B क्रॉस C को, और विद इन 20 सेकेंड हम इसका आंसर लेके आएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो स्मार्ट वर्क होता है वो काम करना जरूरी होता है। तो यहाँ क्या है कि A वेक्टर गिवन है, B वेक्टर है और C वेक्टर है। वेक्टर प्रोडक्ट, अपने को इस वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करना है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब डायरेक्शन क्यों, क्योंकि अपने को क्वेश्चन से पता चला है ये डायरेक्शन के बारे में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, A क्रॉस B क्रॉस C, अगर आप वैसे फाइंड करोगे B क्रॉस C को तो B क्रॉस C करो, फिर क्या होगा A क्रॉस करो, तो बहुत ही कम से कम भी 3 या 4 मिनट लग जाएंगे। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है ओपन कैसे करते हैं, तो आप इसको 20 सेकंड में आराम से कर दोगे। अब फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, आपको एक ट्रिक भी बताऊं तो अगर इसका फॉर्मूला आपको लर्न भी नहीं होता था, एक शॉर्टिक जैसे बैक माइनस कैप, ऐसा कुछ आप याद कर लो कि ऐसा कोई ट्रिक है। तो बैक मतलब B और A वेक्टर डॉट C वेक्टर, और माइनस का C वेक्टर और A डॉट B वेक्टर। ये इसका छोटा सा ट्रिक था, आप इस ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, B A C अपने को सब कुछ गिवन है, तो आप B का वैल्यू पुट करो, पहले B को रहने दो और A और C को मल्टीप्लाई करो। A और C को मल्टीप्लाई करोगे तो J का J के साथ 1 और K का K के साथ -1, तो ये हो जाएगा 0, और ये C वेक्टर। अब A और B को मल्टीप्लाई करो, A और B को करेंगे तो J का J के साथ 3 और K का K के साथ करेंगे तो -5 आएगा। तो ये किसके इक्वल आया, हमें से याद रखना है यहाँ माइनस आता है, यहाँ गलती यहाँ यही पड़े होती है, यहाँ कोई प्लस ले लेता है जिसको फॉर्मूला अच्छे से लर्न नहीं होगा। तो आपको किससे फॉर्मूला लर्न करना है कि बैक माइनस कैप। ये एक छोटा सा ट्रिक था जो मैंने ऐसे याद कर रखा है इसको, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, और आपका कुछ ट्रिक होता है आप उससे कर लेना। तो ये तो 0 हो गया अपना 0। अब 3 में से -5 गया तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2 इधर, तो 2C वेक्टर। तो अपना आंसर क्या आया, सेम डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर, बिकॉज यहाँ प्लस है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाता, तो इसका आंसर होगा A ऑप्शन। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला, तो आप आराम से इसको कर सकते हो विद इन 20 सेकेंड। अगर आप ऐसे सोल्व करोगे B क्रॉस C निकाल के फिर उसको क्रॉस करोगे A से, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, इन सबको पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये जैम में भी आया है, CCT ने 2 बार पूछ लिया है, बट था ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एक थर्ड क्वेश्चन। ये किससे, मैट्रिसेस से है। सो इसमें क्या है कि आपने को बताया अगर मैट्रिक्स आया तो उसके अंदर आइगन वैल्यू का क्वेश्चन तो हर एंट्रेंस में आता है, तो ये भी आइगन वैल्यू का ही है। तो अपने को क्या दिखा है, क्या गिवन है कि ट्रेस ऑफ 2 क्रॉस मैट्रिक्स इज 4। अपने को ट्रेस गिवन है तो हम लिख लेते हैं जो गिवन है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अपने को गिवन है 4, और डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, और मैट्रिक्स क्या गिवन है अपने को गिवन 8। देन अपने से क्या पूछा है, क्या फाइंड करना अपने को, इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 2 1 प्लस आइटा द अदर आइगन वैल्यू इज। अपने को एक आइगन वैल्यू गिवन है तो अपने को दूसरी आइगन वैल्यू पूछा है। तो अब एक आइगन वैल्यू अपने को गिवन है, तो क्या है लैम्डा 1 2 1 प्लस आइटा। अब ये आइगन वैल्यू आपको कैसा दिख रहा है, अपने को पता है आइगन वैल्यू रियल भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। तो ये आइगन वैल्यू आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो और आपको पता होगा जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा कपल्स की फॉर्म में आते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आता है ऐसा आता है तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट आता है। आपको एक बात याद होगी आपको कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा कपल्स के रूप में आते हैं। अगर एक ऐसा है तो एक उसका कॉन्जुगेट जरूर उसके साथ आएगा। और अपने को पता है आइगन वैल्यू क्या होता है, मैट्रिक्स के एक रूट होते हैं, जैसे अलजेब्रा में किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के रूट होते हैं
मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स के रूट होते हैं वो उनको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो ये लैम्डा 2 हो जाएगा। एक तो इस तरीके से आ गया अपना कॉम्प्लेक्स रूट के रूल लगाया, तो एक 2 + 1 + आइटा है, तो दूसरा हो जाएगा 2 1 - आइटा। तो इसका आंसर एक ये हो जाएगा। एक अपने को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उससे भी कर सकते हैं। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आइगन वैल्यू और मैट्रिक्स में क्या रिलेशन होता है। जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होती है वो आइगन वैल्यू का एडिशन होता है, और जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है वो आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो आइगन वैल्यू जैसे लैम्डा 1 + लैम्डा 2 है वो 4 आ गई, एक इक्वेशन आ गई, और एक आ गई कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 8 के इक्वल आ गया, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 8/λ1 और 4, तो क्या होगा लैम्डा 1 का स्क्वायर और माइनस का 4λ1 प्लस का 8 = 0, ऐसा कुछ आया है। तो ये आपने देख लिया होगा, सब कुछ तो गिवन है। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या आई अपने पास, लैम्डा 1 का स्क्वायर और 4λ1 प्लस 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब लैम्डा अपने को रूट फाइंड करना है, तो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद होगा श्रीधराचार्य, उससे हो जाएगा ये प्लस माइनस। यहाँ b क्या है 16 माइनस का 4, और यहाँ c क्या है 4 ac ये 1 है, और यहाँ c 8, और नीचे 2, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, और यहाँ 16, और ये कितना होता है 32, और ये 2 है, तो 4 प्लस माइनस, अब माइनस का 16 बचेगा, और ये माइनस का 16 और नीचे 2, तब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अब माइनस के अंदर आता है तो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, तो लैम्डा 1 का वैल्यू क्या आएगा 4 प्लस माइनस का आइटा 4, और नीचे आ गया 2, तो 2 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 2 प्लस माइनस का आइटा 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास आएगा 1 प्लस आइटा। तो अपने दो रूट आ गए, एक क्या है 2 1 प्लस आइटा, और दूसरा रूट आया अपना 2 1 माइनस आइटा, ये तो है जो हमने अभी फाइंड किया था। तो एक अपने को गिवन है 2 1 प्लस आइटा, दूसरा अपना आएगा 2 1 माइनस आइटा। तो ये भी जो हमने कॉम्प्लेक्स रूट का जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कपल्स की फॉर्म में आते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। तो ये था एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही रियली में बहुत ही सिंपल है। आप जब देखोगे ना तो आप सच में ही बोलोगे बहुत ही सिंपल है। तो हम देखते हैं 3 या 4 क्वेश्चन है, वो आपको बस देखते टिक मारने वाले हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन है कि अपने को ट्रिपल इंटीग्रल गिवन, अपने को ये ट्रिपल इंटीग्रल टी dx dy dz गिवस, अपने को ये अपने को क्या देगा, अपने को पता है, हमने जो मैथमेटिकल फिजिक्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, ये अपने को क्या देता है वॉल्यूम देता है। कार्टेशियन में ये क्या होता है वॉल्यूम होता है, टी क्या होता है एक रीजन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रीजन टी, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ ए वेक्टर इज सच दैट, अपने को ए वेक्टर गिवन है और वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर 0, देन ए इज कॉल्ड, अगर किसी वेक्टर का कर्ल 0 होता है तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं रोटेशनल बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ये। अब रोटेशनल में क्या होता है एक बार देख लेते हैं, रोटेशनल में क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 आता है, और सोलिनॉइड में क्या होता है इसका डाइवर्जेंस 0 आ जाता, तो ये सोलिनॉइड हो जाता। बट ये अपने को यहाँ क्या गिवन है ओनली फॉर कर्ल गिवन है, अगर वो 0 के इक्वल आया तो ये रोटेशनल। और ये पता नहीं बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, BHU SU हर किसी में क्वेश्चन आता ही रहता है ये वाला, कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर अगर 0 है तो हम इसको रोटेशनल वेक्टर बोलते हैं, और ए को हम कंजर्वेटिव फील्ड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल 0 है तो हम उस वेक्टर को क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड भी बोलते हैं किसी वेक्टर का। तो ये आया रोटेशन में, आपको याद रखना कर्ल ऑफ ए नॉट इक्वल टू, सोलिनॉइड में क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर 0 होगा तो वो सोलिनॉइड होता है। ये हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अपने को ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक है आइडेम्पोटेंट, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ये किसका कंडीशन होता है सिमेट्रिक का होता है, अपने को पता है सिमेट्रिक का। ये किसका होता है एंटी सिमेट्रिक का होता है, और ये होता है
पोटेंट का, और ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है उसका होता है। तो ये हम देख लिया, बस आपको क्या करना था, आइडल पोटेंट का कंडीशन याद रखना था, तो आप सीधा देखते ही लगा देते। इसमें भी वॉल्यूम का और रोटेशनल का। तो ये क्या है, ओनली फॉर बेसिक, जो हमने बेसिक से जो चीज स्टार्ट करते हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे सीयू 2017 में। और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर अपने को पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो कौन सा प्रोडक्ट जीरो होता है, उन दोनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। अगर ए और बी, अगर इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर ए क्रॉस बी अगर जीरो आ रहा है तो ये पैरेलल हो जाएंगे, ए और बी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। और ये इनका कोई अलग कंडीशन होता होगा, बट इसका आंसर क्या होगा कि दो वेक्टर है, अगर वो परपेंडिकुलर हुआ, एक ऐसे वेक्टर और एक ऐसे, तो उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट अगर अपने पास जीरो आ जाएगा तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे। तो ये थे एकदम सिंपल क्वेश्चन, आपने देख लिया होंगे और आपको समझ में भी आएंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, अब उनका डिस्कशन करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है एवरीवन अपना क्वेश्चन नंबर 8, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा है क्वेश्चन सोल्व करने में, तो आप खुद ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, खुद आप वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो एक बार इसको, क्योंकि खुद से हाथ से क्वेश्चन होता है ना, उसके बाद खुशी कुछ और होती है। तो आप खुद करो एक बार ट्राई। तो आपने कर लिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट करते हैं हम। तो ये डिफरेंशियल का है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये कुछ अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, x4 dy/dx प्लस x³ y और माइनस का sec और x y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना तो ये एलडी इक्वेशन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो हम करेंगे कैसे इसको। हम क्या करेंगे, x और y को t ले लेते हैं, xy इक्वल टू t। तो xy को t लिया तो हम क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये 1.y प्लस x dy/dx और ये हो जाएगा dt/dx। ये आ गया। अब जो x dy/dx को हम क्या लिखेंगे, x dy/dx को हम लिख सकते हैं dt/dx माइनस का y। x dy/dx इक्वल टू dt/dx माइनस का y। तो हम क्या लिखेंगे, x dy/dx इक्वल्स टू आएगा dt/dx माइनस का, अब y का वैल्यू क्या है, यहाँ हमने इस y को ही t में चेंज करना है, इस y को हटाना है, तो हमने xy को t लिया, तो y का क्या आएगा, t/x। इसका यूज लेंगे हमने क्या किया, ओनली फॉर xy को, सपोज xy को हमने t लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो अपने पास ऑल ओवर ये आया कि x dy/dx इक्वल्स टू dt/dx माइनस t/x। तो हमने इसका ये यूज लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको मिटाते हैं, हमारा जो यूज था वो हमने वो करना है। तो यहाँ क्या होगा, x³ लिया और यहाँ क्या बचेगा, x dy/dx। तो x dy/dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt/dx माइनस का t/x, और यहाँ x³ x² और xy को हमने क्या लिया था, t लिया था, तो यहाँ से x² और एक xy उसको t लिया और ये हो गया sec t। ये अपना आ गया इतना। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, del³ dt/dx, इसको x³ के अंदर लेके गए तो x² t प्लस x² t माइनस का sec t। तो x² t और प्लस x² t इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों आपस में अपने आप को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो अपने पास बचेगा क्या, x³ dt/dx इक्वल्स टू माइनस का sec t। अब क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल वाला मेथड है, वेरिएबल सेपरेशन वाला, वो लगा लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, t वाले टर्म्स को एक जगह और x वाले टर्म्स को एक जगह। तो क्या होगा, dt/sec
माइनस का dx अपॉन एक्स क्यूब, यह है अपने पास। अब हम क्या करेंगे, इस साइड को ऊपर लेके जाएंगे तो कोस होएगा, कोस टी dt और ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन क्या आता है, प्लस साइन टी आता है, तो ये हो जाएगा साइन टी और ये हो जाएगा एक्स क्यूब पे क्या होगा 1/2x² प्लस का c, ये होगा ना। एक्स क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस सी, उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे, नीचे +2, तो ये आ गया। अब एक्स टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमने जो माना था, जो टी क्या है, टी क्या लिया था हमने, t = xy लिया था, तो हम अगेन टी की जगह क्या रख देंगे, साइन ऑफ टी की जगह xy और ये आ जाएगा माइनस का 2x² प्लस c, तो ये अपना आ गया इस सॉल्यूशन का आंसर। इसी फॉर्म में अपने को आंसर गिवन है। कौन सा ऑप्शन है, साइन xy इक्वल्स टू माइनस का 2/2x² प्लस c, तो अपना आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ एक नेगेटिव साइन है और एक इस नेगेटिव साइन में और आएगा, जैसे x³ माइनस का 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, x माइनस का 3 प्लस 1 और माइनस का 3 प्लस 1, तो क्या आएगा x माइनस का 2 और नीचे -2, तो ये आएगा माइनस का 2x²। तो एक नेगेटिव साइन पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। हमने बस ओनली फॉर जो xy था उसको हमने टी लिया है और उसको सोल्व किया है, तो अपना हमने क्या किया था वो आपने जो मिट गया वो आप देख लेना। फिर हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब कुछ पुट किया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाया और अपना आंसर आ गया sin xy इक्वल्स 1/2x² प्लस c, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ये है एवरीवन अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये किससे, कॉम्प्लेक्स है, अगेन कॉम्प्लेक्स है। इसमें पूछ क्या रहा है अपने से, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। अपने को एक पावर सीरीज है, उसमें हमने फाइंड क्या करना है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आरओसी फाइंड करना है अपने को, आरओसी फाइंड करना है। और ये अपने बीएससी फाइनल में जो बुक है कॉम्प्लेक्स की, उसमें भी आराम से आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। और हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपने को पावर सीरीज क्या है गिवन, अपने को ये Zn अपॉन n फैक्टोरियल, इसमें जो an टर्म है वो क्या है 1/n फैक्टोरियल, क्योंकि जो z का कोफिशिएंट होता है वो an होता है। तो हम आरओसी कैसे फाइंड करते हैं, r इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1, ऐसे फाइंड करेंगे इसको। तो ये फॉर्मूला होता है आरओसी का, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an का क्या है 1/n फैक्टोरियल और an प्लस 1 का क्या हो जाएगा, नीचे 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल। an प्लस 1 क्या है, n से जस्ट अगले वाला टर्म्स, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को अपने को सोल्व करना था, तो r का क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, n प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, तो अपने पास और अपने पास रिमेंस क्या रहेगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1। तो हम लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर, तो n क्या हो जाएगा इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस 1 क्या होता है इंफिनिटी, तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसका आंसर होगा। हम बस आपको बस क्या याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना आरओसी का, आपको बस ये लर्न करना है और आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। an अपने को पता है कि जो z माइनस z0 का कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं an। अब an प्लस 1 टर्म क्या होगा, जस्ट an से जस्ट अगले वाला, तो n की जगह n प्लस 1 पुट कर देंगे। हमने बस एक फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला है आरओसी का फॉर्मूला, वो याद करना है। सब कुछ पुट किया तो अपने पास आया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपने पास है इंफिनिटी, तो इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये किससे है, फूरियर सीरीज से। अपने को एक फूरियर सीरीज फाइंड करनी, फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन।
अपने का फंक्शन गिवन है x प्लस एक्स स्क्वायर 4, ये अपने को x वेरी करा -5 टू +5, ये अपने को लिमिट दे रखा है। इट्स कंसिस्टेंट ऑफ, ये पूरा सीरीज अगर इस फंक्शन के लिए क्या कौन कौन से टर्म्स रखेगी, तो पूरे सीरीज में कौन कौन से टर्म आते हैं, कौन सा टर्म आता है, और साइन वाला टर्म आता है और कोस वाला टर्म आता है। कोस वाला टर्म आता है, साइन कोसाइन वाला, 3 टर्म्स आते हैं। तो इसके बारे में अगर अपने को ये फंक्शन गिवन है और अपने को ये लिमिट गिवन है तो कौन कौन से टर्म्स आएंगे, कांस्टेंट आएगा, साइन आएगा या कोसाइन आएगा। तो फंक्शन क्या है अपना f ऑफ x इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर, और अपने को x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, इसके अंदर फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, हम सिंपली सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको फॉर्मूला से करोगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो फॉर्मूला से मत करना है इसको। हम अगर आपको ऐसा लिमिट दिख जाए -a टू +a, इसका मतलब यहाँ हम क्या देखेंगे, इवन और ओड देखेंगे, फंक्शन इवन ओड देखेंगे, वो प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर आपको ऐसा लिमिट दिख जाए -a टू xa, तो क्या करेंगे, f ऑफ x अपने को x प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। x क्या है, x फंक्शन क्या है अपना, ओड फंक्शन होता है, और ये क्या होता है, इवन। इसका मतलब हम अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते कि f ऑफ x क्या है, इवन और क्या, तो ओड है या इवन, यहाँ तो दोनों टर्म्स है। इसका मतलब क्या हुआ, तो अपना जो टर्म्स आएगा, जो पूरे सीरीज में भी जो टर्म्स आएंगे वो भी दोनों आएंगे इसके अंदर। जो फंक्शन अगर ओड और इवन दोनों एक साथ गिवन है अपने को, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने को ओड गिवन है, अपने को पता है ओड होता है, ये होता है इवन। अगर आपको पूरे सीरीज में अगर फंक्शन गिवन है, आपको लिमिट नेगेटिव टू प्लस वाले दोनों गिवन है, तो आप हमेशा इवन ओड देखोगे। तो यहाँ क्या है, ओड और इवन दोनों है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अपना फंक्शन है जो साइन और कोसाइन दोनों टर्म्स रखेगा। अब हम देखते हैं कि अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फंक्शन ओनली फॉर ओड ही हो, ओड हो, या फिर एक टर्म, एक कॉन्सेप्ट ये देखते हैं हम कि f ऑफ x अगर इवन हो, यहाँ तो फंक्शन क्या हुआ, ओड और इवन दोनों का एडिशन है, तो हमें पता नहीं चला कि क्या फंक्शन ओड होगा इवन होगा, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ अगर फंक्शन ओनली फॉर ओड हो तो यहाँ क्या होगा, जो ओड वाले टर्म्स है वो ही आएंगे फंक्शन में। अब ओड वाली टर्म्स कौन सी है, साइन वाली टर्म्स है, ओड साइन वाला है ना, तो यहाँ साइन वाली टर्म्स ही रहेंगी। अगर पूरा फंक्शन ओड होगा तो हमारा जो पूरे सीरीज होगा उसमें साइन वाली टर्म्स रहेंगी। अगर अपना फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन है, तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ देखो साइन वाली टर्म्स रहेंगी। अगर फंक्शन इवन है तो अपना जो यहाँ पूरे सीरीज में टर्म्स रहेंगी वो भी इवन वाली टर्म की। तो इवन में कौन कौन सी टर्म आती है, कोस वाली टर्म रहेंगी। तो ये याद रखना है आपको। अगर पूरा फंक्शन ओड है तो अपने साइन वाली टर्म्स रहेंगी, अगर पूरा फंक्शन इवन है तो अपना क्या रहेगा, कोस वाली टर्म्स रहेंगी। अब यहाँ क्या है, ओड और इवन दोनों है, तो यहाँ भी बोथ साइन और कोसाइन दोनों टर्म्स रहेंगी। तो आपको बस इससे याद रखना है कि आप फॉर्मूला लगाओ, ए नोट का फॉर्मूला लगाओगे, फिर ए एन का निकालोगे, फिर बी एन का, उससे मत करना, उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि फंक्शन क्या है, इवन और ओड दोनों का एडिशन है, तो मतलब साइन और कोसाइन दोनों टर्म्स रहेंगी। और ये अगर ये अलग से कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पूरा फंक्शन ही ओड दिख जाए तो साइन, उस पूरे सीरीज में ओनली फॉर साइन वाली टर्म्स रहेगी। अगर पूरा फंक्शन आपको इवन दिख जाए तो वो वाला जो पूरे सीरीज में जो टर्म्स होंगी वो ओनली फॉर कोसाइन वाली रहेंगी। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, हम उनका डिस्कशन करते हैं। सो एवरीवन, ये अपना क्वेश्चन बेटा है, ये क्या है कि which of the following theorems allow us to be put relation between surface integral and volume integral। इनमें से कौन सा थ्योरम्स है जो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन पैदा करता है, मतलब रिलेशन होता है उन दोनों के बीच में। तो अपने को बताया उसका आंसर होगा गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम क्या होता है, जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है कि A डॉट ds वेक्टर क्लोज सरफेस, ये किसके होता है, डाइवर्जेंस ऑफ A और dv के, ये रिलेशन होता है अपना, ये होता है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। आपने बताया स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, इसका आंसर गाउस थ्योरम होगा। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है,
ये क्या करता है, लाइन को सरफेस में चेंज करता है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, dl लिखो, ये कर्ल ऑफ ए और ds की। तो ये इसका एक कंडीशन है और ये स्टोक्स थ्योरम का। तो गाउस थ्योरम क्या होता है, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करता है, और जो स्टोक्स थ्योरम होता है वो क्या होता है, लाइन को सरफेस में चेंज करता है। और एक अपना है क्वेश्चन नंबर 11 में, वो क्या है कि एक अपना पार्टिकल है जो एक प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन मतलब एक सरफेस के अंदर जिसमें दो कोऑर्डिनेट होंगे, उसमें मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगी वो अपने को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी क्या होगी, इस प्लेन में मूव करेगा तो dr/dt r कैप प्लस r d θ/dt थीटा कैप। ये आपको याद भी होगा, एक ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 11 CCT 2017 में। तो अगर एक पार्टिकल प्लेन में मूव करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, dr/dt r कैप प्लस r d θ/dt थीटा कैप। तो ये था। और एक अपना क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, क्वेश्चन नंबर 12, ये है लास्ट क्वेश्चन। ये कैसा है, आयटा की पावर आयटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है और इसके कुछ ऑप्शन है। तो हम इसका डिस्कशन एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो 2-3 मिनट का बनेगा, वहाँ मैं आपको करवा दूंगी इसका डिस्कशन। सो एवरीवन, आज हमने सारे CCT 2017 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और अगर आपको अदर MSc फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन जरूर दूंगी, उनके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट क्या करो। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो एवरीवन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते जाएंगे सारे सॉल्यूशन के। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच।